ऑलराइट, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक ठीक है। सो अप्सपा आज हमने पढ़ा। इसका सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म। जोर से बोलना। ओके, मूवी देखी होगी हैदर। हैदर देखिए। अप्सपा बेसिकली सबसे पहले, अगर हम इसका हिस्टोरिकल एनेक्डोट देखते हैं तो अप्सपा सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसने शुरू किया था? ये आंदोलन महात्मा गांधी ने। कहाँ से शुरू किया था? मैंने पूछा कहाँ से? साबरमती? दांडी कहाँ से किया? आठ अगस्त 1942 को बापूजी कहाँ गए? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में। और वहाँ पे जाके उन्होंने एक ही बात बोली कि भारतवासियों, हिंदुस्तानियों, एक ही बात बोलता हूँ तुम लोगों को, अब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। अब या तो करो या मर जाओ, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? आज़ादी। हम क्या चाहते? आज़ादी। मांग के लेंगे आज़ादी। नाउ द पॉइंट वाज दैट ना, हम 1942 की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टुडेज सिनेरियो कि हर कोई आज़ादी मांग रहा है, मुझे घर वालों से चाहिए, व्हाट्सएप से छुटकारा पाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। सो उस टाइम पे जो हमारे कौन थे? वॉइस रॉय। हु वाज द वॉइस रॉय एट दैट टाइम? सर ये तो पूछते नहीं है यूपीएससी वाले। सब कुछ पता होता तुम लोगों को। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया, याद रखना इस बात को। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दिस गाय इन्होंने उस टाइम पे इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, इस एक्ट में बोला क्या जाता है कि किसी को भी विदाउट वारंट क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है। पहले एक प्रायर वार्निंग के साथ वार्निंग दी जाती है। अगर वो वार्निंग एक्सेप्ट नहीं की करता वो इंसान, तो उसको क्या कर दिया जाता है? और शूट करने के बाद, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है विद अ रूल ऑफ लॉ, एंड व्हाट इज दैट लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या है? सबसे खतरनाक चीज, फंडामेंटल राइट्स। ओके, उन फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से वी हैव द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, हमें कोई भी बिना बात के शूट नहीं कर सकता, और अगर किया है तो उसको क्या होना चाहिए? कानून के हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इसी हिसाब से इस एक्ट को क्या बोला जाता है? ड्रैकोनियन लॉ। ठीक है, खतरनाक है, इविल लॉ। ओके, नाउ उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू, ही थॉट कि वी स्टिल नीड अप्सपा, हमें अभी भी अप्सपा चाहिए, क्योंकि हैदर मूवी बननी थी। तो उसने बोला कि अप्सपा चाहिए। देन एट दैट टाइम ही मेड इट, फर्स्ट उसने कौन सा रूट अपनाया? ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस के तहत अप्सपा को लाया गया फिर से वापस। फिर 1958 में इसको क्या बनाया गया? एक्ट। 1958 में इसको क्या बनाया गया? एक्ट बनाया गया। और एक्ट बनाने के बाद इसको सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट किया गया? नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। उसके बाद
नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से स्टार्टिंग होता है, नागालैंड एंड ऑल दैट। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जाके बॉम्बिंग भी करती है, अपने ही सिटीजन्स पे हम क्या कर रहे थे, बॉम्बिंग कर रहे थे और उनको मार रहे थे, काट रहे थे, जो भी चल रहा था सब चल रहा था, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंसर्जेंसी क्रिएटेड, वो भी बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ हुआ, बट एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में तो था ही थे ये, फिर कहाँ लगाया गया, पंजाब, इन द एरा ऑफ मिलिटेंसी, खालिस्तान मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। बिकॉज जैसे JNK है ना कि हम अलग थे, हम आज भी अलग हैं, हमें अलग ही रहना है, तो सेम इज़ द केस विद नॉर्थ ईस्ट कि हम अलग थे, कल्चर है ना। देखो इंडिया में देर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, इन फैक्ट इन आवर JNK ऑल्सो वी हैव थाउजेंड, मतलब हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, हर 40 किलोमीटर के बाद हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इनफैक्ट हमारा खाना पीना, शादी के रीति रिवाज, बाकी रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, कहीं पे 10 दिन होते हैं, कहीं पे 13 दिन होते हैं, कहीं पे 16 दिन होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हमें एक ही उसमें मोल्ड करके रखना है, मतलब लाइक एक आइडेंटिटी के अंदर, एंड व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, इंडियन, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी आप इंडिया में हो, दिल्ली जा रहे हो, तो पीपल विल आस्क कहाँ से हो, जम्मू से, अच्छा वहाँ तो सेब होता है, इनको थोड़ी पता है कि यहाँ क्या हालत चल रही है, 47 डिग्री टेम्परेचर, कहाँ से होगा सेब, बट एज्यूम करता है। लेकिन व्हेन यू गो इनटू फॉरेन लैंड, व्हाट विल यू से, आई एम फ्रॉम जम्मू, नो आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बोलेगा नमस्ते। जनरल परसेप्शन है इंडियन को, इंडियंस बहुत कल्चर्ड होते हैं, बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब ये चीज़ जो थी, ये अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे, हमारी, मैंने आपको उस दिन भी शायद फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट हुआ है, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है। हाँ, इंडिया में रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे थे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, किसी को मारने काटने के पीछे हम नहीं घूम रहे थे। तो इसी के अकॉर्डिंग इंडिया में एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई, किसके बेस पे, नेशनलिज्म के बेस पे, कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ नेशन एंड दैट विल बी आवर इंडिया, सोने की चिड़िया, उसमें हम सबको अधिकार प्राप्त करवाएंगे। तो लेट कम ऑन, फाइट विद अस, फाइट विद अस। नहीं तो लोगों को क्या फंसी पड़ी है मरने की, क्यों मरेंगे वो, क्योंकि वो लड़ रहे थे किसके लिए, एक इंडिया के लिए, जिसमें उनको समान अधिकार थे, हर चीज़ उनको अवेलेबल होनी थी। अब यही चीज़ जिन जिन एरियाज में इसका इफेक्ट कम रहा और जिन जिन एरियाज में उनकी एक क्या डेवलप होगी, हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, और इस चीज़ को जब तुम एक एस्पिरेशन में कन्वर्ट करते हो कि अगर हम पंजाबी हैं तो हमें एक अलग से उसमें रहना चाहिए, अगर हम नागालैंड के तो हमारे पास एक अलग से नागालैंड होना चाहिए जिसमें कोई हमारा ही रूल चले, कोई बाहर से आके हमें फोर्स ना करे, तो वहीं पे क्या क्रिएट होती है, इंसर्जेंसी। ओके, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ये सब था, क्योंकि वो एक ट्राइबल एलिमेंट्स थे और उन लोगों का रिलीजन, कल्चर सब एकदम डिफरेंट था हम लोगों से, मेन स्ट्रीम से, ठीक है। तो इसी वजह, और वैसे भी बहुत दूर था वो हमसे, तो कनेक्टिविटी कम थी। ओके, सो कहाँ था मैं, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद पंजाब, फिर आपका डेयर एंड नियर JNK। पंजाब इज़ द ओनली स्टेट जिसमें अप्सपा लगाया भी गया और हटाया भी गया, विद टाइम इसमें हटाया भी गया। लेकिन अभी जहाँ जहाँ है, उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, इनसे भी अप्सपा हटाया जा चुका है, और अभी धीरे धीरे सब कुछ चल ही रहा है। सो दिस इज़ द स्टोरी टिल नाउ, ठीक है। ओके, कोई डाउट है, यू नहीं, इरेज कर दूँ उसको, थैंक यू। जी क्या था, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक। अब आप घर जाके इसको न्यूज़ पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। कहाँ थे हम लोग कल, हैं? अच्छा, कौन कौन सी एजेंसी थी उसमें? ओके ओके ओके, तो राइट डाउन अबाउट IB फर्स्ट। IB is known as Intelligence Bureau, as you all know, ठीक है। It's a
कॉलोनियल बॉडी, मतलब ये ब्रिटिश के टाइम से बनाई गई है, ठीक है। एक CID डिपार्टमेंट होता है जो किसके अंडर होता है, स्टेट पुलिस के अंडर, स्टेट पुलिस के अंडर। CID डिपार्टमेंट किसके अंडर होता है, स्टेट पुलिस के अंडर। IB और CBI ये लोग किसके अंडर होते हैं, सेंटर के अंडर, ठीक है। सो IB इज़ ए कॉलोनियल बॉडी। नेक्स्ट, इट इज़ अंडर द होम मिनिस्ट्री, it is under the home ministry। purpose is to gather the domestic intelligence। और जो आप में से the ones who are writing on the line वाला पेज, please avoid it as much as you can, ठीक है। वाइट पेजेस पे लिखने की आदत डालो, भले रफ हो फेयर हो। मेंस में वाइट शीट्स होती हैं, याद रखना। और वहाँ पे फिर पता क्या होता है, लाइन ऐसे चल रही होती है ना, आप ऐसे जाओगे। मैं कह रहा हूँ आदत डालो, भूल जाओ उसको लाइनों को, ठीक है। सो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को गैदर करने के लिए होता है, बाकी आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इट इज़ हेडेड बाय IPS और सीनियर IPS। It is headed by IPS or senior IPS who will be designated as director IB, who will be designated as director IB। ओके, अब जनरली क्या होता है कि IB और CBI हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि अदर स्टेट्स वाले ये बोलते हैं कि भाई साहब जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन एजेंसीज़ को हमारे पीछे जानबूझ के छोड़ देता है ताकि हम लोग जो है इसमें झुक जाएं या दब जाएं। तो IB और CBI को मोस्टली क्या कंसिडर किया जाता है, केज्ड पैरट, पिंजरे में बंद एक तोता, जो उसका मालिक उसको बोलेगा वो वैसा ही बोलेगा। मिठूराम चूरी खाएगा तो खाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि CBI इज लाइक अ केज्ड पैरट। ओके, आप लोग ठीक हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कोई बीमार हो, आप लोग कंफ्यूज हो। कौन सेंटर के अंडर? अंडर होम मिनिस्ट्री है ना, अमित शाह, मिस्टर अमित शाह के अंडर। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो जूनियर लेवल के IPS ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, दे सिंपली डू इन्वेस्टिगेशन। जूनियर लेवल के बंदे, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करके वो अपने सीनियर को बताते हैं और सीनियर फिर रिकमेंड करता है कि इस पे क्या एक्शन लेना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी थी और कौन सी लिखवाई थी मैंने आपको? NIA है। ओके, इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा NIA के बारे में। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एजेंसी। इस पे फोकस करो, आई पे। क्या काम करना है इन्होंने? इन्वेस्टिगेट करना है। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? IB भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। IB क्या इन्वेस्टिगेट करती थी? डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए जो उनको लगता था कि कुछ होने वाला है। ये क्या करते हैं? टेरर रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। NIA क्या इन्वेस्टिगेट करती है? टेरर रिलेटेड क्राइम्स। ओके, 26/11/2008 को होटल ताज में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। उस पार्टी में पाकिस्तान के गेस्ट भी आए थे कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, उन्होंने धूमधाम से पटाखे वटाखे चलाए और एंजॉय किया। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो इनको इन्वेस्टिगेट करे और हमें थॉरो रिपोर्ट करे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सो अल्टीमेटली ये कब बनी फिर? NIA को कब बनाया गया? 2008 में, विद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाउन एज NIA एक्ट 2008। NIA एक्ट 2008,
ठीक है। काम क्या है इसका? इन्वेस्टिगेट करना, क्या? टेरर रिलेटेड क्राइम्स। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल 14 फरवरी को हुआ था ना ये पुलवामा, है ना? तो उसमें वो देखा होगा आपने, टीवी में दिखा रहे थे, वो 4-5 स्कॉर्पियो आ रही है बड़ी स्पीड में, एनआईए के बंदे आ गए, एनआईए के बंदे आ गए। तो वो ये क्या करने आए थे? क्योंकि वो एक क्या था? टेरर अटैक था, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जितने भी क्राइम्स थे कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया, वो गाड़ी किसकी थी, चला कौन रहा था, वो बंदा क्या करता था, कहाँ से आया, जितना भी क्राइम सिंडिकेट था उसको सारे को तोड़ने मोड़ने के लिए किसको बुलाया गया? एनआईए को। और एनआईए को क्यों बुलाया गया? क्योंकि एक तो टेरर रिलेटेड क्राइम था, दूसरी चीज़ ये किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन के अंडर काम नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट काम करता है। क्लियर? आप लोग समझ आ रहा है? कहाँ गया एनआईए? ओके। उसके बाद जब इसने इन्वेस्टिगेट कर लिया, इसने चार्जेस फ्रेम कर दिए, इसने चार्जशीट बनाई और बोला कि इस बंदे का इतना कसूर है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसे किया, चार्जेस फ्रेम हो गए। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ये कहाँ जाते हैं? एनआईए कोर्ट। इनका एक अपना कोर्ट होता है, उसमें ये लोग उसका केस की सुनवाई होती है और उसको सज़ा या माफ़ी कुछ भी है उसको वो सुनाई देती है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे ना तो अभी रिसेंटली वो चल रहा है ये अरे वो किसी को एक्यूट किया ना अभी, भूल रहा हूँ यार, कोई अभी केस था उसको, उसमें एनआईए को काफ़ी उन्होंने स्कोल्ड किया है कि तुम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की है, ऐसे कैसे हम किसी को अंदर रख सकते हैं, मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए, कुछ था वो केस ना, मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया एनआईए क्लियर। अभी रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर बैठ के इंडिया के खिलाफ या इंडिया के सिटीजन्स के खिलाफ कोई क्राइम करता है या करने की कोशिश करता है, उसको भी हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहली चीज़ ये अमेंडमेंट किया। दूसरा अमेंडमेंट क्या किया कि इसमें अब सिर्फ टेरर रिलेटेड क्राइम्स ही नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, साइबर टेररिज्म, इट्स ए न्यू टर्म, साइबर टेररिज्म, अंडरलाइन इट, ठीक है, साइबर टेररिज्म एंड काउंटरफीट करेंसी, अगर ऐसा भी कोई केस सुनने को मिलेगा तो उसको एनआईए टेक ओवर कर सकती है, उसको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्लियर? ये इसकी डोमेन में दे दिया। ओके। थर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट सेशंस कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट अंडर द एनआईए एक्ट। बेसिकली आपको पता है कि हमारी जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है। क्या मतलब है इंटीग्रेटेड का? है डिस्ट्रिक्ट क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ? कैसे? तो ये कहाँ गया? अच्छा, इसका उसका जा सकता है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट एंड, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में दो होते हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट लिखा होता है, जैसे हमारे वो कठुआ में है, तो यहाँ भी होगा कोई ना कोई, मैं नहीं जानता, लेकिन सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लोअर लेवल पे होते हैं। अब जो लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है उसको पढ़ो ज़रा, क्या लिखा है? और एनआईए एक्ट क्या बोलता है? एक सेकंड, हो गया।
दूसरी चीज सबसे बड़ी टर्म, ये इट्स ए बेसिकली क्रिमिनल कोड, और ये व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस? लैंड डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, डाउरी डिस्प्यूट, वो ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सिविल जो हम आम जनता के साथ जो हो रहा है वो सब कहाँ सुना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्लियर? तो अब अगर एनआईए कोर्ट जो एनआईए एक्ट के अंदर बना है, अगर वो कोर्ट कम है और क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट को एनआईए कोर्ट डिक्लेयर करके उसमें वो इन्वेस्टिगेशन या वो सारा जो सुनवाई वगैरह चल रही है वो चलेगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट क्या था? एनआईए के बाद क्या था? एनसीबी। क्या है इसका फुल फॉर्म? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फोर्स मूवी देखी है आप लोगों ने? जॉन अब्राहम वाला नहीं देखा है? आधी देखिए। हाँ, उसमें वो एसीपी होता है किसका? एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स क्या होता है? रिलेटेड टू ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन बैठा है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बस खत्म बात, लिख लो। कहाँ है? India is a signatory to the single convention. India is a signatory to the single convention on narcotic drugs 1961. On narcotic drugs 1961, comma, as amended by 1972 protocol. As amended by 1972 protocol, ठीक है। NCB works under the domain of NDPS Act. NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. Narcotic and Drugs, Psychotropic Substances. लिखूं क्या? लिखूं? Psychotropic Substances Act. इसको पावर कौन सा एक्ट देता है? NDPS एक्ट इसको पावर ग्रांट करता है। ओके, जैसे आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि इंडिया में पहले भांग, जिसको हम अपना कल्चरल एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, उसको वो पहले लीगल था, मतलब एक तरह से लीगल था। उसके बाद क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया इसी के तहत। बाद में हमने स्टडी किया और पता किया कि उसमें ये बोला गया कि ये जो मैरिजुआना है इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, देखने को नहीं मिलते, लेटर ऑन इसका पता चलता है। तो उसके बाद राजीव गांधी एक कॉन्फ्रेंस में गए 1985 में और उसके बाद इसको भी बैन कर दिया गया, ठीक है। आज अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिसको हम गांजा या फिर भांग या फिर कुछ भी बोलते हैं, तो वो भी आप एक क्राइम कर रहे हो। उसका पोजेशन भी क्राइम है, उसको इनटेक करना भी क्राइम है, लेकिन करते सब हैं, सारी दुनिया लगी हुई है। नहीं करना है, गलत बात होती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या था? NTR, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। It works under NSA in PMO.
It works under NSA in PMO. NSA in PMO. ठीक है. It includes National Institute of Cryptology Research and Development. It includes National Institute of Cryptology Research and Development. ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट इन एशिया. ठीक है. द आइडिया फॉर NTRO केम आफ्टर कारगिल कन्फ्लिक्ट. And it was constituted in 2004. Its working domain includes technical intelligence, communication intelligence, and electronic intelligence. ठीक है. हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ये एक सीक्रेट क्लॉज के तहत काम करती हैं, सीक्रेसी क्लॉज के तहत काम करती हैं. हमें नहीं पता कि कौन बंदा एजेंट है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन इन पे कुछ और लिमिटेशंस भी होती हैं कि ये लोग पब्लिकली मीडिया में या अपनी एक एसोसिएशन नहीं बना सकते कि हमें सैलरी हाइक चाहिए, हमें DA चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें धमकाना चाहिए. ये लोग ऐसी डिमांड्स नहीं कर सकते, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि ये लोग किसी भी तरीके का मीडिया के साथ या प्रिंट मीडिया के साथ या लोगों के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे. तीसरा पॉइंट, ये लोग ड्यूरिंग सर्विस या आफ्टर रिटायरमेंट अपनी सर्विस के दौरान कोई भी बुक नहीं लिखेंगे अनटिल एंड अनलेस उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने इनको परमिशन दिया हो. समझ आया? तो NTRO पहले सिर्फ IB और RA इन पे ये कानून लागू होता था. अब रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट करके NTRO को भी इसके अंडर लाया है. लिखो, होम मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिफिकेशन, होम मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिफिकेशन, होम मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिफिकेशन listing NTRO under the intelligence organizations bracket restriction of rights bracket close Act 1980 1985. क्या 85. ठीक है. जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई कि पहली चीज़ वो एसोसिएशन नहीं बना सकते, दूसरी चीज़ किसी भी मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते, तीसरे कोई बुक नहीं लिख सकते जब तक उनका हेड उनको बोलता नहीं है. ये तीनों इसमें इस एक्ट में लिखा गया है. ठीक है. IB और RAW पे तो ये चीज़ लागू होती थी, अब NTRO के बंदों पे भी ये चीज़ लागू हो चुकी है. क्लियर? ओके. तो नेक्स्ट क्या है और क्या बचा? IB हो गया ना हमारा. नेट ग्रिड, यस लिखो. नेट ग्रिड बेसिकली देखो एक ग्रिड होता है.
ग्रिड क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो कि हमारा क्या है, वाटर प्लांट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्लांट वाला वाटर प्लांट, ठीक है। डैम जिसमें बिजली बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, जेनकॉम समझते हो? जेनकॉम नहीं समझते? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग बेसिकली बिजली को जनरेट करते हैं, मतलब पैदा करते हैं। क्लियर? उसके बाद ये बिजली ये बेच थोड़ी ना सकते, इनको थोड़ी ना पता किसको कितनी डिमांड है, किसको कितनी बिजली बेचनी, इनको नहीं पता किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बिजली की डिमांड है। ये सिर्फ बिजली पैदा करते हैं। बिजली पैदा करके ये उन लाइंस के तहत बिजली को कहाँ भेजते हैं, ग्रिड में। ग्रिड उसको क्या करता है, उस पूरी बिजली को अपने में लेता है, फिर उसको वो लाइंस के तहत, यहाँ से ये हैवी लाइंस में आती हैं, फिर आगे वो छोटी छोटी लाइंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक एरिया में, जिसको हम फिर आगे आगे क्या लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स। वहाँ पे वो बिजली को ट्रांसफॉर्म करके लोगों के घर तक पहुँचा रहा है, ठीक है। इस पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो हमें यहीं अपने घर पे बैठे बैठे ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं, सीधा यहाँ पे है। क्लियर? ऐसा ही ये है नेशनल ग्रिड। बेसिकली ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 21 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का सारा डाटाबेस एक जगह पे कलेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब बिजली पैदा करने का जो जनरेटिंग कंपनी है, ये एक तरह से नेट ग्रिड क्या है, एक तरह का जनरेटिंग कंपनी है, ठीक है। तो सारे के सारे 21 ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी डाटा है, ठीक है, वो सारा ये एक पोर्टल में कलेक्ट करके रखते हैं। और मान लो जैसे आईबी को अभी किसी बंदे की तलाश है, ठीक है, वो बंदा जो है रिसेंटली जम्मू से श्रीनगर की फ़्लाइट पे फ्लाई किया है, ठीक है। अब वो फ्लाई किया है, वो ऑलरेडी एक सीरियस ऑफेंडर है, तो गवर्नमेंट को पता है, एयरलाइंस ने बता दिया गवर्नमेंट को कि भाई साहब ये बंदा यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या हो गया कि डाटा एयरलाइंस के पास पड़ा है, समझ लो। अब वो नेट ग्रिड के अंदर ये एक एयरलाइंस का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब ये बता दिया उन्होंने किसको, पुलिस को, लेकिन चाहिए वो किसको बंदा, आईबी को। आईबी क्या करेगी कि बता क्या इसका पता, उसने बोला कि अभी भी उसने फ्लाइट ली, उसने बोला क्या प्रूफ है, उसने बोला एयरलाइंस के पोर्टल पर जा, वहाँ देख ले जाके, समझ आया। तो उनकी ये सिरदर्दी, पहले वो क्या करेंगे, पहले वो एक परमिशन लेंगे, उसके बाद वो उसके पास जाएंगे, फिर वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा तेरे को इन्फॉर्मेशन। अब नेट ग्रिड के तहत 21 ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा एक जगह पर कलेक्टेड है और उनका सारा उनको पता चल जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। मान लो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप किया, वो भी उनको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहा है, ठीक है। फ़्लाइट ले रहा है, मनी ट्रांजैक्ट कर रहा है, बैंक में पैसा जमा करवा रहा है, सब उनको पता होता है। और इसी के तहत इनकी एक बोलते हैं ना कि आसान हो जाता है इन लोगों के लिए काम करना नेट ग्रिड के तहत। समझ आ गया? लिखो, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड master database structure for counter terrorism purpose connecting databases of various core security agencies अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस डाटाबेस को एक्सेस कौन कौन कर सकता है, आईबी, रॉ, एनटीआरओ, फिर सीबीडीटी, सीबेक,
ठीक है, DRI, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, सब लोग, ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, ये इसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? अब कौन बचा? रॉ बचा। CBI हो गया? नहीं हुआ? CBI नहीं हुआ, लिखो। रॉ को हम थोड़ा लंबा है ना, रॉ को मैं बाद में, थोड़ा इसका कहानी भी है ना, तो इसलिए थोड़ा बाद में करूँगा और रॉ को तो सुन के वैसे भी लोगों को बड़ा मज़ा आता है ना। ओके, CBI क्या फुल फॉर्म है CBI का? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड, ठीक है। इट एस्टैब्लिश्ड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली बोल रहा हूँ, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स 1963। ठीक है। बेसिकली इसको क्यों फॉर्म किया गया था? ब्यूरोक्रेट्स पे जो करप्शन केसेस लगाए जाते थे, ये उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, एक बड़ी ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करे और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट करे। क्या चाहिए? पेन? ये लो, दे दो उसको। ओके, लेकिन लेटर ऑन, आज के टाइम पे क्या होता है, हर एक छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी हम CBI की डिमांड करते हैं। रेप, थेफ्ट, ठीक है, इन छोटे छोटे पैटी क्राइम्स के लिए भी हम CBI की डिमांड करते हैं। वाई सो? क्योंकि हमें स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी पे भरोसा नहीं है। जैसे अभी वो हाथरस रेप हुआ था, सुना आपने? वो जो पिछले साल जो हुआ, तो वो एक बहुत ही खतरनाक सीन था, सिचुएशन था। उसमें उन्होंने, लोगों ने किसके डिमांड किया? CBI का। तो CBI आ गया ना बीच में। अब इस पे एक, ठीक है, अब इस पे एक जो भी रिसेंट चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट CBI को बोलता है कि जा भाई, वेस्ट बंगाल में एक केस है, उसको जाके इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन अलग है। अब ये किसकी जुरिस्डिक्शन में घुस रहा है? स्टेट की जुरिस्डिक्शन में घुस रहा है। कौन? इसको घुसने से पहले इसकी पूछना पड़ेगा ना कि मैं आऊं तेरे स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस चीज को जनरल कंसेंट। सुना ना, अभी न्यूज में चल रहा है ना काफी। नहीं पता यार? हाँ या ना में जवाब दिया करो ना। पता है कि नहीं? हाँ तो अच्छी बात है ना, मैं बता तो रहा हूं। ठीक है, अब जनरल कंसेंट, पहले स्टेट के पास एक ऐसी पावर है कि वो CBI को अपने अंदर घुसने से मना भी कर सकता है। समझ आई बात? ठीक है, अगर ये मानेगा तो ही CBI वेस्ट बंगाल में आके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर इसने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो फिर ये नहीं घुस सकता उसके स्टेट में। क्लियर? तो ऐसे ही जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, जो जहाँ पे BJP गवर्नमेंट पावर में नहीं है, उन सभी स्टेट्स ने रिसेंटली क्या किया है कि CBI को ये जो जनरल कंसेंट की पावर होती है, ये उन्होंने देने से मना कर दिया। मतलब अब CBI को अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए उसको जुडिशरी में केस करना पड़ेगा कि मेरे को वहाँ जाना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो फिर वो जा सकता है। अदरवाइज स्टेट के कहने पे वो नहीं जा सकता। ठीक है, अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब ने जनरल कंसेंट की पावर वापस ले ली है। ठीक है, अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट बोलता है किसको कि जा, फिर उसको स्टेट मना नहीं कर सकता जहां पे क्राइम हुआ है। गुड क्वेश्चन, जहां पे क्राइम हुआ है। अब क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, ओके। अब क्या बचा? CBI हो गया, बस यही बचा रहा, और तो नहीं कुछ।
ओके, सो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइगर। बचपन से देखते आ रहे हैं हम रॉ, केन, अंडरटेकर एंड ऑल दैट पार्टी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नाउ सी, आईबी एक कॉलोनियल बॉडी थी, ठीक है, ब्रिटिश टाइम की बॉडी थी। अभी 2 मिनट के लिए पेन बंद कर लो, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम उसी से काम चला रहे थे, अपनी सारी की सारी इंटेलिजेंस का, और हमें कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतने सारे डिस्प्यूट्स विद इन फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, मतलब 1947 से लेकर 1967 तक हमें इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने को मिल जाएंगी। 1948 में भी हमने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ, फिर नेक्स्ट लड़ाई कब लड़ी, 62 में, फिर 65 में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ लोंजेवाला एंड ऑल दैट, ये चलता ही रहा। देन हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसिज गांधी, शी सेड कि यार आईबी से काम नहीं चल रहा है, आईबी सिर्फ अंदर अंदर की बात करता है, हमें चाहिए कि हमारा कोई फील्ड वर्कर बाहर भी हो, मतलब दूसरी कंट्री में बैठा हो और वहाँ से हमें बताए कि क्या चल रहा है उधर। तो इसने बोला कि कुछ ऐसा किया जाए, आईबी की तर्ज पे ही हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं जो हमें ये सब काम करके देगी। तो एक बंदा था, उसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा, काओ, RN काओ, सुना इसके बारे में। ही वॉज ए कश्मीरी पंडित, ठीक है। इंदिरा गांधी के ये काफ़ी करीब थे, IPS ऑफिसर थे शायद, या कोई एडवाइज़र थे, आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूँ, पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रहता। सो काओ को इन्होंने बुलाया और उसको बोला कि यार कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, हमें कुछ एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए। तो काओ सेड कि मैडम मैं तो काफ़ी देर से सोच रहा था, ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, एक रॉ बनाएंगे, ठीक है। और 1968 में 1968 में तब तक इंदिरा गांधी आ चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, ठीक है। पहला काम इसने क्या किया, रॉ क्रिएट किया। दूसरा काम नेक्स्ट ईयर इसने क्या किया, 1969 में क्या हुआ था, बैंक्स। अब ठीक है, याद आया कुछ, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ओके। देन काओ साहब को एक टास्क दिया गया, इंदिरा गांधी ने बोला कि मुझे ना कुछ पाकिस्तान से ना एलर्जी हो रही है, कुछ करना पड़ेगा इनका, ये जो दो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, इनका कुछ करो। तो ही सेड कि क्या करना है मैडम बताओ। ही सेड कि कोई प्लान तैयार कर, कोई ऐसा प्लान जिसमें मैं इसमें कुछ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करूँ, ठीक है। मुझे पाकिस्तान को कुछ ना समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने मेरे साथ लड़ाई की 1965 में, तो अब मैं आ गई हूँ, अब इनका कुछ करना पड़ेगा इलाज। तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया, उस प्लान को क्या बोला गया, प्लान ई। मैंने बोला अभी आपको कि पेन मत चलाओ, मानते नहीं हो। व्हाट्स द ई हियर, ठीक है। ये प्लान तैयार किया काओ साहब ने। काओ साहब सेड कि मैडम ये प्लान है। मैडम ने वो प्लान पढ़ा, मैडम को प्लान बहुत अच्छा लगा। मैडम ने वेरी गुड, बहुत अच्छे, तू जा ट्रिप पे जा यूरोप, तेरा प्लान मुझे अच्छा लगा। प्लान क्या था, प्लान के मुताबिक इन्होंने एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना था। कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में, ओके। वहाँ पे इन्होंने क्या करना था, वहाँ के इन्होंने हिंदूज को बोला कि भाई हम यहाँ पे आकर अब कुछ करने वाले हैं, तुम लोग फटाफट से झोला उठाना और इंडिया की तरफ भाग लेना। क्लियर, जैसे तुम इंडिया की तरफ भागोगे, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे एक एम्बेसी होती है हर कंट्री में, उस एम्बेसी में एक एम्बेसडर होता है जिसको हम फॉरेन सर्विसेज में काउंट करते हैं। वो एम्बेसडर्स
इंदिरा गांधी ने उन एम्बेसडर्स को रॉ के एजेंट्स भेज दिए हर कंट्री में एज एम्बेसडर्स। क्लियर? प्री प्लान्ड, सब कुछ प्लान्ड था, ठीक है। देन जब वो सारे एम्बेसडर्स बैठ गए बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, यूके में, जर्मनी में, यूएस में, यूएसएसआर में, सब जगह बैठ गए, उसके बाद इंदिरा गांधी को जब पता चल गया कि पाकिस्तान उस टाइम पे जो था ये किसका एलाई था? यूएस का, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पता ही होगा, सियांटो, है ना, सेंटो एंड सियांटो। इंदिरा गांधी को पता था कि इसके पीछे एक सुपर पावर है, तो मुझे भी कोई सुपर पावर का साथ चाहिए। देन 1971 में इसने एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। उसने बोला कि विदाउट एनी कंडीशन तू मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मैं तेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत ले। इंडिया क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उसको क्या जरूरत, लेकिन उसको बस फ़ायदा लेना था किसी तरीके से। जैसे ये ट्रीटी साइन होगी, हमारे एम्बेसडर्स पोस्ट हो गए वहाँ पे, उसके बाद काओ साहब ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। और क्या वहाँ पे क्या क्रिएट कर दी? इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। ऑल दो उनकी डिमांड लेजिटिमेट थी, बांग्लादेशीज की डिमांड लेजिटिमेट थी, बट इंडिया का काफ़ी बड़ा उसमें रोल निभाया गया इंडिया के द्वारा, ठीक है। जब ये इधर आने लगे हमारे इंडिया की तरफ, तो जितने भी एम्बेसडर्स थे उन्होंने जाके वहाँ शोर मचा दिया कि देखो वो तो पाकिस्तान वहाँ गलत कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है। हाँ सही कह रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है। देन इंदिरा गांधी ने अपनी मिलिट्री को, आपको पता है ये 16 दिसंबर को बांग्लादेश में घुस के इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को टेक ओवर करके उनसे साइन करवा के और बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान ने डायल अप किया किसको? यूएस को, ठीक है। यूएस को डायल किया कि अरे आओ, कहाँ हो? बे ऑफ बंगाल, यही है ना बांग्लादेश, ठीक है। यूएस ने क्या भेजा? अपना वॉरशिप, जहाज भेज दिया कि अगर तुमने वहाँ कुछ किया तो हम मारेंगे तुम्हें पकड़ के। पीछे से यूएसएसआर ने भेज दिए कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें मारेंगे। नहीं तो मैं तो घूमने आया था, मच्छी पकड़ने आया था भाई, सॉरी गलती होगी, तू खाएगा क्या? फ्राई कर रहा हूँ, सॉरी। तो पाकिस्तान फ़ोन कर रहा है यूएस को, उसने बोला आप जिस नंबर पे डायल कर रहे हैं वो भी व्यस्त है, उसने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ऐसे इंदिरा गांधी का प्लान एग्जीक्यूट हुआ, प्लान ई, ईस्ट पाकिस्तान। तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक सनसनी फैल गई कि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ रॉ काफ़ी डेंजरस है। और उस टाइम पे एकमात्र देश ऐसा था जिसको एक आर्मी, किसी दूसरे देश की आर्मी ने लिबरेट किया था। क्लियर? ये सबसे पहला एक प्लान था और जिसको एग्जीक्यूट किया बहुत मास लेवल पे, और एक कंट्री बना के दी उन्होंने, और उस कंट्री के साथ आपको पता है हमारे टर्म्स अच्छे ही चल रहे हैं, ठीक है। देन शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने सपोर्ट किया और ही विल बी अपॉइंटेड एज पीएम। आफ्टर दैट शेख मुजीबुर रहमान पे उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान को मारने का प्लान बनाया गया। आज जो शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है उसकी बेटी है शेख मुजीबुर रहमान की। देन मिस्टर काओ he himself went to Bangladesh and met Mr. शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये एज ए बिजनेसमैन के तौर पे गया, उससे कुछ बिजनेस की बात करना है, और इसने उसको क्लासीफाई किया कि सर मैं रॉ का चीफ हूँ, मैं ऐसे छोटी मोटी बात के लिए आता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास पक्की टिप है कि आपको एग्जीक्यूट करने का प्लान है। तो बोला क्या, चाय पी और निकलता बन। कुछ दिनों के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार देगा। शेख हसीना वाज एट दैट टाइम इन यूएस और यूके, और जब वो वापस आई तो उसके बाद इसको मतलब इसने इलेक्शन वगैरह लड़े और सब हुआ। उसके बाद रॉ ने नेक्स्ट काम क्या किया, सिक्किम को इंडिया में मिलाने का सबसे बड़ा रोल निभाया है इन्होंने, ठीक है। फिर श्रीलंका में भी इन्होंने रजीम चेंज करवाई, क्योंकि ये जो राजापक्षा थे, राजापक्षा जो भी वहाँ पे हैं, गोटाबया राजापक्षा है ना, ये लोग एंटी इंडिया थे, ये चाइना के फेवर में बात करते थे। तो जो 2013 में जो इलेक्शन हुए, रॉ ने पूरा का पूरा इलेक्टोरेट, इनफैक्ट पूरा का पूरा श्रीलंका ही खरीद लिया
और इंडिया के फेवर वाली जो पार्टी थी रणनील विक्रमसिंघे की, उसको वोट करवाया और वो पार्टी पावर में आई। एक ये भी उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ को ड्यूरिंग कोल्ड वार जो भी कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी तो रॉ उसको जाके हेल्प करता था और उसका डिमांड को फुलफ़िल करता था। ठीक है, बाकी फैमिली मैन तो देख ही रहे हो आप लोग ठीक है, वो तो चल ही रहा है। ओके, प्लान ई समझ आ गया, क्लियर? ठीक है, प्लान ई को एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे बड़ा झटका किसको लगा? यूएसए को। यूएसए को तभी एक ना अंदर से खुन्नस ही पैदा होगी, किसके प्रति? मिसिस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किसके फेवर में थी? उसके बाद यूएस ने एक प्लान क्रिएट किया। इन्होंने बोला, ये इरेज कर दूं? नॉर्थ ईस्ट। ओके, यूएसए ने क्या किया आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन? इन्होंने आपस में नज़दीकियाँ बढ़ाई। यूएस और चाइना ने आपस में नज़दीकियाँ बढ़ाई। जैसे नज़दीकियाँ बढ़ाई, पास आने लगे, गाने गाने लगे, रोमांटिक। उसके बाद यूएस ने इसको बोला कि भाई देख, मेरे को ना इंडिया से अब कुछ जम नहीं रहा, तो कुछ करना है। चाइना बोला कि मेरा दोस्त है एक म्यांमार, वहाँ के लोग और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लोग आपस में दिखने में भी सेम है और काफ़ी शादियाँ वादियाँ भी की इन लोगों ने, और पोरस बॉर्डर है, मतलब कोई फेंस नहीं है, तो वो आप आ जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम म्यांमार में उनको बुलाएंगे, किनको? नॉर्थ ईस्ट वालों को। उनको वहाँ पे क्या देंगे? ट्रेनिंग, हथियार चलाने का, इंसर्जेंसी क्रिएट करने का, और वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे दंगा फसाद करेंगे। क्लियर? प्लान क्या था कि इंडियन आर्मी का सारा फोकस किधर जाना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में। जैसे ही इंडियन आर्मी का फोकस उधर गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इन्होंने यहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट कर दी पंजाब में, क्योंकि वो बॉर्डर किसके साथ लगता था? पाकिस्तान के साथ। इन्होंने यूएस और कनाडा वहाँ पे जितने भी सिख बसे हुए थे उन सबको वहाँ से बोला कि भाई जाओ, कहाँ पे? पाकिस्तान। वहाँ पे क्या लो? ट्रेनिंग लो और हल्ला गुल्ला करो। कहाँ पे जाके? पंजाब में जाके हल्ला गुल्ला करो और डिमांड करो किस चीज़ की? अभी तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ बहुत कुछ लिंक्ड था। तुम्हें क्या लगता है, चाइना कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट? लेबल है, जस्ट लेबल। ठीक है, पड़ोसी अगर महल बना रहा है और तुम झोंपड़े में बैठे हो, मेहनत वो भी उतनी कर रहा है, तुम भी उतनी कर रहे हो। वो करप्शन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। कब तक ईमानदारी का टोकरा सर पे लेके घूमते रहोगे? जब बच्चे हो जाएंगे वो जूते मारेंगे तुम्हें कि क्या बे, वो देख इधर देख क्या हो रहा है, यहाँ फराटा वहाँ एसी, रात को लाइट नहीं है, मच्छर खा रहा है, मच्छरदानी के पैसे भी नहीं है, और उसके घर पे वो म्यूनिसपैलिटी वाले आए हैं स्प्रे मारने। कौन? इंडिया? हाँ हाँ, बॉम्ब बनाया। उसके बाद सर कनाडा की पहले से अच्छी बनती थी, उसके बाद चले गया अपना जो इंडिया से। चलते रहते हैं लोग। ओके ठीक है, जैसे ये हुआ अब इंडियन आर्मी का फोकस दो जगह पे चला गया, एक इधर और एक वेस्टर्न सेक्टर में, एक नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में। ठीक है, डिवाइड हो गया, अटेंशन डाइवर्ट हो गया, गवर्नमेंट का भी अटेंशन डाइवर्ट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से क्या लगाया गया कंट्री में क्या लगाया गया? इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी लगाया तो ये एक झटका था किसके लिए? यूएसएसआर के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूएसएसआर एक बहुत बड़ा उस टाइम पे वो था। ये झटका था किसके लिए? यूएसएसआर के लिए।
देन अल्टीमेटली जब इमरजेंसी हटने के बाद इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई, तब यूएस को लगा कि अब ये आई है, अब ये छोड़ेगी नहीं हम लोगों को, अभी हमें छोड़ेगी नहीं, तो प्लान पंजाब एक्टिवेट किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। तो पंजाब में क्या फैल गया? एग्जैक्टली, टेररिज्म फैल गया। और जब टेररिज्म फैला उसके बाद जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, बाद में आएगा जब मैं बताऊंगा आपको पूरा, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में फिर उसमें एक हीरो आते हैं डॉक्टर KPS गिल, है ना, उन्होंने आके उन सबको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और पंजाब से टेररिज्म को ख़त्म किया। उसके बाद जब उन्होंने पंजाब से टेररिज्म ख़त्म किया तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में सबसे बड़ा जो यूएस का वो था कि उनका एक एजेंडा था कि इनके एक रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना है, कि इनके सिख को, और वो उन्होंने कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट, उनके कोई चारा नहीं था उस टाइम पे। और इंदिरा गांधी एक, वैसे भी आपको पता है कि जो एक लेडी होती है इंडिपेंडेंट, वो बहुत डेंजरस होती है, पंगा नहीं लेना होता है, तो वो पंगा ले लिया। अब वहाँ पे जो हुआ उसके बाद इसका प्लान तैयार किया गया। रॉ ने इसको भी इन्फॉर्म किया था कि मैडम आपका एग्जीक्यूशन का प्लान किया जा रहा है। उसको ये नहीं पता था कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड ही उसको शूट कर देगा, उसने ये नहीं सोचा था। यूएसएसआर ने, कहते हैं, सुनने में आता, मैं अनऑफिशियली बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कहीं पढ़ा था मैंने, वो कहते थे कि उन्होंने एक रात पहले उसको बताया था कि कल तेरा एग्जीक्यूशन है, और उसको यकीन नहीं हुआ। मतलब वो होता ना कि क्या ये रोज़ तो मिलता है, ये कैसे मेरे को मार सकता है, वो वाला पॉइंट था। उसको ये था कि बाहर जाऊंगी तो ना मारूंगी, वो घर के अंदर ही काम खत्म। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना? मिस्टर राजीव गांधी। हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम व्हेन इंदिरा गांधी डाइड? यानी जैल सिंह। ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। जब ये एम्स में गए इंदिरा गांधी को मिलने, जब उसको शूट किया गया था, तो इनकी गाड़ी पे पथराव हुआ था क्योंकि ये सिख थे। तो उसके बाद राजीव गांधी वाज एट दैट टाइम इन इटली, क्योंकि वो पायलट था ना इंडियन एयरलाइंस का, तो वो इटली में था, इटली की लंदन में था। उसको वहाँ पे कॉल जाता है कि भाई ऐसा हो गया, वापस आओ। तो जब वो इंडिया आता, तो जैसे ही वो आता तो इमीडिएटली यानी जैल सिंह एज अ प्रेसिडेंट, इसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि ये किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो ये राजीव गांधी को एज ए पीएम अपॉइंट कर देते हैं। जैसे ये पीएम अपॉइंट करते हैं, डरा तो ये वो भी था कि यार मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन उसका प्लान बाद में था। इसने आते ही क्या बोला? इसने आते ही ये बोला कि रॉ को बुलाया जाए, मुझे उनसे बात करनी है। इसने बोला कि यार देखो, पाकिस्तान और इन सब ने मिलकर हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है, अब हम कुछ करेंगे। देन इन्होंने एक प्लान बनाया, प्लान बी। प्लान बी बोले तो बलोचिस्तान, प्लान बलोचिस्तान। ठीक है, जब ये वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तभी रॉ के कुछ एजेंट्स को डिप्यूट किया गया पाकिस्तान के चीफ साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के घर के इर्द गिर्द। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी को गेन करने के चक्कर में घूम रहा है, इनको श्योरिटी नहीं थी। ठीक है, वो साइंटिस्ट एक बार कटिंग करवाने गया किसी शॉप पे, वहाँ पे जो कटिंग कर रहा था और जो सफाई वाला था वो रॉ के एजेंट थे। उन्होंने इसके बॉल के सैंपल लिए और वापस इंडिया आ गए। बॉल के सैंपल को जब उन्होंने चेक किया, ऑब्जर्व किया, उसमें यूरेनियम के सैंपल पाए गए। तब इनको पता चला कि काहूता न्यूक्लियर फैसिलिटी में ये लोग अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव गांधी ने फटाफट से किससे कांटेक्ट किया? इजराइल, और अपने 25 एजेंट्स को इजराइल भेजा, और इजराइल ने इनको ट्रेनिंग दिया कि कैसे काहूता प्लांट को ब्लास्ट करना है। समझ रहे हो? देन जब ये प्लान एग्जीक्यूट होना था, राजीव गांधी एकदम वो था कि नहीं अब तो करना है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देन बीच में इंटरवीन करता है कौन? ईरान बोलता है कि देख गलत बात है, तूने किया, वो भी कर रहे हैं, करने दे।
तू ब्लास्ट मत कर, ब्लास्ट करेगा तो मे बी लड़ाई हो जाए, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए। देन राजीव गांधी ने ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ ईरान इस प्लान को एग्जीक्यूट होने से रोक दिया। पॉइंट समझ आया? कहानी के तौर पे याद रहेगा, पक्का ना? ओके। देन फिर आपको पता है कि श्रीलंका में तमिल्स को लेकर, जो वहाँ पे तमिल्स रहते थे, उनको लेकर श्रीलंकन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल थी। उनको मारने काटने लगी, उनको पॉलिटिकल राइट्स, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन्स कंसिडर करने लग गए। तो राजीव गांधी ने अपनी एक फोर्स भेजी, IPKF, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। ये भेजी किसको? श्रीलंका की गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए। तो तमिल्स को लगा कि यार ये क्या बंदा है, हम बोल रहे हैं कि हम तमिल्स हैं और इंडिया में भी तमिल्स हैं, तो इसको भाईचारा निभाना चाहिए, ये तो हमें मारने के लिए कौन भेज रहा है? IPKF भेज रहा है, फोर्स भेज रहा है। तो गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने, तमिल्स ने प्लान किया एग्जीक्यूट किसको असैसिनेट करने का? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाइनीज। देन ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड। और इनके असैसिनेशन के बाद पूरी कंट्री में टर्मोइल हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिसेशन में चल रहे थे, फिर हमने LPG रिफॉर्म्स लाए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया अपना, और उस स्ट्रक्चर को, एक बोलते हैं ना कि अभी अभी कच्चा मकान है, पक्का होने में टाइम लगेगा, तो वही हुआ। 1990s में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लाए, उन रिफॉर्म्स को लोगों तक पहुंचाने में और लोगों तक उसके बेनिफिट को पहुंचाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। 2002 से लेकर 8 तक लोगों को समझ आने लगा कि हाँ कुछ हुआ है कंट्री में और अब हमें कुछ और भी करना है। समझ आया? ठीक है, लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे? रॉ इज अ पूल्ड सर्विस, इरेज कर दूं? ओके। रॉ इज अ पूल्ड सर्विस with no direct application for recruitment, ठीक है। बंदा होता है कौन? IPS, फर्ज कर लो फॉर एग्जांपल, वो जब वो रॉ ज्वाइन करता है तो वो किस में आ जाता है? RAS में। रॉ एलाइड सर्विसेज, और ये सर्विसेज किस पे काम करती हैं? प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करने से मना कर देगी, ये हमारा बंदा नहीं है। ठीक है, और ये सीधे सीधे PMO को आंसरेबल होते हैं, ये किसी आम आदमी से बात नहीं करते, ये डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट किसको प्रोवाइड करते हैं? PMO को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग RAS, लिखो, आफ्टर ज्वाइनिंग RAS 10 days basic training, 10 days basic training, 2 years advanced training, 1 year foreign training, and then field।
देन फील्ड, मतलब जाओ मरो। ठीक है, ठीक है, इतना ही था। तो ये थी आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़। इसी के साथ आपका जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट। ठीक है, जो छूट गया होगा छोटा छोटा, हाथ जोड़ता हूँ खुद ही कर लेना, कोई इतना बवाल नहीं है। जो समझने वाली चीज़ थी वो हमने समझ ली है, जो कहानी सुननी थी वो हमने सुन ली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ब्रेक तो नहीं चाहिए? ब्रेक नहीं? चैलेंजेस इन बॉर्डर मैनेजमेंट। सर जैसे साइबर अटैक होते हैं सब चाइना से इंडिया में से कई कंट्रीज से, सर इंडिया में भी कोई ऐसी स्पेशल एजेंसी जो काउंटर करेगी चाइना? NTRO, NIC है, NTRO है, ये काम। और ये इनके अंदर भी हिडन होती हैं बहुत सारी जो हमें नहीं पता। ये तो वो जो पब्लिक डोमेन में है, यही इसको काउंटर करते हैं। सर जो उन कंट्रीज पे भी टेरर अटैक कर सकते हैं। हाँ, हम भी करते हैं, हम कोई कम है क्या? हम तो बस अपना रोना धोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बड़े शातिर हैं, बड़े बदतमीज हैं हम भी। सर सबसे ज़्यादा टेरर अटैक तो चाइना से ही होते हैं। US, चाइना, रशिया, यूएस। US सबसे ज़्यादा। एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम भूल गया, उसमें आप लाइव देख सकते हो कि किस कंट्री से अटैक किस कंट्री पे हो रहा है, साइबर अटैक। तो उसमें मैंने देखा, मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा US से ही होता है। सर लेकिन ये बोला जाता है कि जो वीकेंड सबसे ज़्यादा चाइना से होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा चाइना से होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि US अपना बताता नहीं है ना, हम देखते नहीं है ना। अब हमारा दुश्मन कौन है? चाइना, तो हम उसी की बात करेंगे। US तो हमारे लिए बड़ा डेवलप्ड नेशन है ना, जो वहाँ गया है वो बड़ा अच्छा है। वो वहाँ पकोड़े भी तल रहा होगा, लेकिन वो हमारे यहाँ से सही होता है। लेकिन चाइना में कोई पकोड़े तल रहा हो तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, वो चीज़ है। ओके, ठीक है। हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में, वो बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर और रेड क्लिफ लाइन। उसको कौन गार्ड करता है? BSF। ठीक है, उसके बाद वर्किंग बाउंड्री बोलते हैं किसमें? JNK, और कुछ हिस्सा किसका? पंजाब का। उसमें हम क्या बोलते हैं? वर्किंग बाउंड्री उसको बोलते हैं। और उसको गार्ड कौन करता है? आर्मी। ठीक है, आर्मी प्लस BSF। जैसे मैंने आपको कल बताया कि कुछ हिस्सा जो है BSF गार्ड करता है, लेकिन सिर्फ आर्मी को असिस्ट करने के लिए। आर्मी उसके पीछे होगी, BSF आगे होगी, लेकिन इस एरिया में BSF ही होगी, आर्मी बाद में आएगी, जब अगर कोई लड़ाई वड़ाई होगी तब आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि BSF आगे होगी, आर्मी उसके बिल्कुल सटीक पीछे बैठी होगी। जैसे आप सांबा में देखो, सांबा रोड पे चले जाओगे, वो है ना
मेसर जिसको बोलते हैं, है ना, वहाँ पे आर्मी बैठी है, वहाँ से बॉर्डर कितना पास है, वहाँ पे बीएसएफ बैठा होगा, 8-10 किलोमीटर के एरिया में ही कौन बैठी है वहाँ पे, आर्मी बैठी है। इनका काम भी वही है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना ही इनका काम है। क्लियर, ठीक है। इसके आगे आ जाती है क्या आपकी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि तुम भी कंट्रोल करो हम भी कंट्रोल करते हैं। तो इसको कौन गार्ड करेगा, आर्मी, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे सीज फायर वायोलेशंस अक्सर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आम बात है। तो ऐसे में ये यहाँ पे नहीं बैठ सकती। यहाँ पे किसको बैठना पड़ेगा, जो कि हाइपर एक्टिव अप्रोच रखती है कि अगर गोली आ रही है तो गोली ही चलाएंगे, टेंशन मत लो, समझ रहे। देन LOC के आगे आती है आपकी AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, या फिर आपके लिए सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड, वहाँ पे आर्मी बैठी है, इंडियन आर्मी, ये वो फलान ढमकान। लेकिन जो बैठे हैं वो बेचारे, कितने किलोमीटर का है ये, 100 से 110, 100 से 110 किलोमीटर का बॉर्डर है ये AGPL। ओके, यहाँ पे कौन बैठा है, सेम आर्मी। हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, लिख लेना, बैटल फील्ड इन वर्ल्ड। कौन सी रेंज में है सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम रेंज में। हाईएस्ट पीक कौन सी है काराकोरम की, उसका और दूसरा नाम क्या है के का क्या मतलब है K2 में, बताओ भाई, ज्योग्राफी पढ़ी है, झूठ बोल रहे हो, आपने पढ़ी है। गॉडविन ऑस्टिन। ओके, सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारा बॉर्डर कहाँ लगता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। उसके आगे वो LAC आ जाता है, वो बाद में, वो चाइना वाला है, तो वो हम चाइना में डिस्कस करेंगे। अब क्लियर हो गया पिक्चर पाकिस्तान के बॉर्डर का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बची, ठीक है, लिख लो। अब इसकी बात करेंगे सबसे पहले हम इस एरिया की, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। अब इस जोन को क्या बोला जाता है, बेसिकली इस जोन को बोला जाता है जोन ऑफ पीस। यहां पे कभी इतना कोई स्किर्मिश देखने को नहीं मिलता, ठीक है, यहां पे कोई इतने दंगा फसाद हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। पीसफुल एरिया ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ पीस, लिख लिया, इंटरनेशनल बॉर्डर। सिंस 1947 Since 1947, there is a very low intensity conflicts. There is very low intensity conflicts at IB, international border. IB लिख लो, ठीक है। It is a fenced border and internationally recognized. It is a fenced border and internationally recognized. ठीक है। चैलेंजेस एट इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर यहाँ पे लड़ाई नहीं होती तो यहाँ पे कुछ और होता होगा, और वो क्या होता है, उड़ता पंजाब में हम सब ने देखा, क्या देखा हमने, ड्रग्स। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे लड़कियों की तस्करी होती है, लड़कों की तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तीसरा क्या होता है, मुन्नी को भी तो छोड़ने जाना ना बजरंगी भाईजान लिखो पहला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चैलेंजेस एट इंटरनेशनल बॉर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग, और तीसरा और सबसे अहम आर्म्स स्मगलिंग। जो भी पंजाब में इंसर्जेंसी के टाइम पे हथियार आते थे वो इसी बॉर्डर से आते थे, ठीक है। और ठीक है,
हमारी तरफ से यहाँ कौन बैठा है? BSF। पाकिस्तान की तरफ से कौन होता है? पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर्स सुना ही होगा, बालाकोट के टाइम पे। जिंदा थे आप लोग? बालाकोट के टाइम पे जिंदा थे? दिमाग से, दिमाग से, शरीर से तो जिंदा ही हो, वो तो जानता हूँ, दिमाग से नहीं थे, सोए हुए थे। ओके, नेक्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको इरेज कर दूं मैं? ओके, line of control, not a permanent settled border, not a permanent settled border, ठीक है। it is a disputed boundary between two hostile neighbors, it is a disputed boundary between two hostile neighbors who laid claims on each other's territory, who laid claims on each other's territory, ठीक है। In 2002 there was a ceasefire agreement, in 2002 there was ceasefire agreement between India and Pakistan, in which there will be no firing, in which there will be no firing at border and LOC. But Pakistan continuously violates the agreement, but Pakistan continuously violates the agreement and creates disturbance. ठीक है, सुनना ही है, गोलियों की आवाज़ तो नॉर्मल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ हॉट कन्फ्लिक्ट, ओके। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1999 में कारगिल कन्फ्लिक्ट के बाद यूएस ने इंटरमीडिएट किया और उसने इन दोनों को शांत किया कि सुधर जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी उस टाइम पे, ठीक है। और क्रिएट किसने किया था प्रॉब्लम? पाकिस्तान की तरफ से था। उसने अपने ही आर्मी के सोल्जर्स को लोकल बनाकर, उनको लोकल ड्रेस पहनाकर उनको हाइट्स पे चढ़ने को बोल दिया कि आप जाके हिल्स को कैप्चर करो, उसके बाद हम पीछे से इन्फोर्समेंट भेज देंगे और देखा जाएगा। और काफ़ी वो लोग एडवांस कर चुके थे, इंडिया को पता ही नहीं चला, ठीक है। उसको जब इंडिया को पता चला तो शेरशाह मूवी अभी अभी आई है, सब ने देखा ही होगा, है ना, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत मुश्किल से इन लोगों को रोका गया वॉर करने के लिए, ठीक है। देन 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट पे क्या होता है? अटैक। इंडिया के पार्लियामेंट पे क्या होता है? अटैक, सुना होगा आपने। उस अटैक के बाद इंडिया ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करता है, ठीक है। इंडिया ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करता है। सुन लो, ये बाद में आएगा यार, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। जब ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करता है उसमें क्या होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है कि हमारी सारी की सारी फोर्स को आप वेस्टर्न बॉर्डर पे भेज दो, पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पे भेज दो। जब आप चले जाओगे हम फिर ऑर्डर देंगे, जैसे रशिया ने किया ना, 1 महीना पहले ही उसने यूक्रेन के बॉर्डर पे अपनी फोर्स भेज दी, ठीक है। उसके बाद उसके प्रेसिडेंट ने बोला कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, चलो घुस जाओ। वो घुस गए। यही चीज़ ऐसा करने का प्लान किसका था?
इंडिया का भी था, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम। और इंडिया को कारगिल के टाइम पे तो इंडिया ने सुन ली किसकी, यूएस की, लेकिन इस पे, क्योंकि ये किस पे अटैक था, और पार्लियामेंट को अब क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। और इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हम अपने मंदिर पे अटैक कैसे झेलें भाई, ना, गलत बात है, नो, हम नहीं झेलेंगे। तो वाजपेयी साहब बोले कि अब नहीं मैं सुनूंगा, अब मैं इनकी ऐसी तैसी करूंगा, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम, सारी की सारी फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर पे, लेकिन ऑपरेशन पराक्रम एक फेलियर था। वो क्यों था वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, अभी हमने लिखा 2002 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। उसमें ये बोला गया कि अगर तुम लोग हमें ऑफेंड करोगे, इंडिया ने बोला कि अगर तुम लोग हम पे कुछ हमला करोगे, हम तुम्हें रिटेलिएट करेंगे, हम तुमसे पंगा लेंगे, लेकिन अलग तरीके से। जैसे उड़ी है, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, देखी मूवी? क्या वो पहली बार हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक? इंडिया ने पहली बार कंडक्ट किया था सर्जिकल स्ट्राइक? देखा, दिस इज अ प्रॉब्लम। मैंने अभी भी बताया, इंडिया 2004 से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स करता आ रहा है पाकिस्तान में। जैसे वो सीज फायर वायलेट करता है, इंडिया घुस जाता है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। आज तक मैं फिर बताता हूँ कि गवर्नमेंट कोवर्ट ऑपरेशन रखती है ये, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक किसी की टेरिटरी के अंदर घुस के मारना है, और अपनी आर्मी जा रही है, तो मिलिटेंट नहीं जा रहे कि जिसको हम डिनाई कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमारा बंदा है ही नहीं, हमारा पता नहीं कहाँ से आया। हमारी इंडियन आर्मी घुस रही है। और लगातार 2004 से हम लोग लगातार, मनमोहन सिंह के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं कि हम बता ही नहीं सकते। मेरे पास डाटा था, ढूंढूंगा मैं घर जाके, मैं आपको लोकेशन का नाम भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हुई है। बट दिस टाइम एक ही हुई है, लेकिन वो सबको पता है क्योंकि उसमें विकी कौशल है, उसकी कटरीना से शादी हुई है अभी अभी, वो वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है अब, ठीक है। तो अब समझ आया इंडिया अब क्या करता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स और दूसरे अटैक्स करता है जिसमें हम कह नहीं सकते कि हमने किया है, ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो नेक्स्ट लिखो, इंडिया अडॉप्टेड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया अडॉप्टेड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट पाकिस्तान, रिस्पॉन्स अगेंस्ट पाकिस्तान, which are first surgical strikes, surgical strikes since 2004 लगातार कंडक्ट की जा रही हैं since 2004। दूसरा इंडिया ने क्या किया, इंडिया सेंट इट्स पीपल, इंडिया सेंट इट्स पीपल टू वर्क to work in ordnance factories of Pakistan, ordnance factories, ORDNANCE, ordnance factories of Pakistan। ordnance factory पता क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता? जहाँ पे ये बनाया जाता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, समझ गए? अब वहाँ पे जहाँ पे इनकी बंदूकें बन रही हैं, जहाँ पे वहाँ पे इंडियन वर्कर काम कर रहा है। सोचो ये लोग क्या करते थे वहाँ जाके, ये लोग खुद ही वहाँ पे जाके एक उनकी मशीनरी में माल फंक्शन क्रिएट कर देते थे कि सर वो ख़राब होगी मशीनरी, तो जितनी उसको बंदूक बनानी थी एक दिन में वो नहीं बनती है, 100 बनानी 8 बन रही है, समझ रहे हो? तो ऐसे काम करने इंडिया ने शुरू कर दिए कोवर्ट ऑपरेशंस कि इनको वीक रखो, इनको पंगा नहीं लेना है, अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारी भी जान जाएगी, उनकी भी जान जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे हरकतें करते रहो जिससे उनकी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती रहे। क्लियर? ठीक है, ओके। दो मिनट का ब्रेक, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? यस सर। यार उसको पॉज कर दे, स्टॉप मत करना, पॉज करना।
ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। सुना इसके बारे में? नहीं, अभी सुनोगे। मैंने अभी अभी बताया आपको कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक होता है। अटैक के बाद इंडिया गरमा जाता है, अभी भी बताया। इंडिया बोलता है कि मैं क्या लॉन्च करने जा रहा हूँ भाई, ऑपरेशन पराक्रम। पराक्रम मतलब प्रहार, मतलब एक तरह से अटैक टाइप का, मतलब गुस्सा वाला। हम इसने बोला कि चलो सबके सब वेस्टर्न बॉर्डर पे चले जाओ और बंदूकें लेके खड़े हो जाओ। इसको लगा कि मेरे को अपनी मिलिट्री को वहाँ तक पहुँचाने में कितना टाइम लग जाएगा भैया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जाके बंदे गाड़ी में बिठाए और भेज दिए वहाँ पे। पीछे से टैंक भी जाता है, आर्टिलरी गन्स भी जाती हैं, राशन भी जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, डॉक्टर्स भी जाते हैं, बहुत कुछ जाता है। इंडिया को लगा था कि मैं ये काम कितनी देर में कर लूँगा, मोबिलाइजेशन कितनी देर में हो जाएगी मेरी, 1 वीक में। और जब मेरे एक हफ्ते में मैं इतना मोबिलाइज कर लूँगा और सामने पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ होगी नहीं और वो शॉक हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, उसके बाद मैं उनको देख लूँगा। इनको लग गया कितना टाइम, 4 से 5 हफ्ते। ठीक है, उसके बाद जब ये बॉर्डर पे जाते हैं, वो लोग आगे बैठे हुए थे, वो इनका वेलकम गुलाब के फूल लेके के, आओ हुजूर तुमको सैर कराऊं। ये बोले सॉरी सर, उधर जा रहे थे, ट्रेन इधर को मुड़ गई, ड्राइवर की गलती है, हम नहीं आए। तो ऑपरेशन पराक्रम क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद इंडिया को एक चीज़ समझ आ गई कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, हम लोग गुस्से में बात नहीं कर सकते। हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ठंडे ठंडे काम करेंगे। ठंडे ठंडे काम कैसे? पहला काम, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, रूह अफ़ज़ा पी के जाएंगे बर्फ़ डाल के और आराम से गोली मार के आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। मरे कोई नहीं मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जाएंगे और आ जाएंगे। दूसरा मैंने आपको भी बताया, ऑर्डिनेंस वाला। ठीक है, फिर इन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, अफ़गानिस्तान की तरफ से इन्होंने कुछ बंदे भेजने शुरू कर दिए, मुजाहिद, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही काम करने लगे। फिर अफ़गानिस्तान में इंडिया ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, वहाँ की गवर्नमेंट से बातचीत करने लगे, क्योंकि तब तक तालिबान जो है वो नीचे बैठ चुका था और एक नई गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई थी। इंडिया ने वहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे उनको पार्लियामेंट हाउस बना के दिया इंडिया ने, उनको हॉस्पिटल बना के दिया, डैम बना के दिया, स्कूल्स बना के दिए। ठीक है, क्लियर? तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, लिखो, आफ्टर पार्लियामेंट अटैक ऑफ 2001, after parliament attack of 2001, by non-performing actors of Pakistan, by non-performing actors of Pakistan, actors of Pakistan, India took it as an attack. India took it as an attack. India took it as an attack on its sovereignty. India took it as an attack on its sovereignty. And what's a sovereignty? Huh? Supreme power. Sovereignty पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली कि मैं खुद में स्वतंत्र हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट इन माई ऑन स्टेट। ओके, बट इंडिया डोंट वॉन्ट टू फाइट बिकॉज ऑफ कारगिल। इंडिया डोंट वॉन्ट टू फाइट बिकॉज ऑफ कारगिल। So therefore, government launched Operation Parakram. India don't want to fight because of Kargil. क्योंकि रिसेंटली अभी कारगिल का हुआ था और उस टाइम पे मैंने आपको भी बताया
कि इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, उन रिफॉर्म्स को रिजल्ट मिलने में हमें टाइम लग रहा था और इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक थी, हम पंगा नहीं ले सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते थे। देयरफॉर ऑपरेशन पराक्रम वाज लॉन्च्ड। अंडर दिस military has to mobilize towards under this military has to mobilize towards IB in order to create fear in the eye of Pakistan, towards IB in order to create fear in the eye of Pakistan. Okay, as per plan, mobilization should take 1 week. As per plan, mobilization should take 1 week. But it took 4 weeks. But it took 4 weeks. And when they reached, there was already Pakistan army present there. ठीक है? So after this, Indian army got frustrated and Operation Parakram was a failure. And Operation Parakram was a failure. Clear? After this, India decided to go for cold start doctrine. After this, India decided to go for cold start doctrine in case of Pak adventurism. In case of Pakistan adventurism. अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है? Which means if there will be any terrorist attack, then India will capture a strip of land of Pakistan and will use it as a bargaining chip with Pakistan. समझ गए कि चले गए लाहौर तक, वहाँ जाके झंडा लगा दिया अपना कि अगर तो बचना वापस चाहिए तो वो जो बंदे जो तुमने भेजे थे पकड़ा दो, हमें दे दो, हम चले जाएंगे वापस, मतलब इस तरह से। तो इसको बोला गया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इट इंक्लूडेड 2 कंपोनेंट्स, बस ये लास्ट पॉइंट है, मैं लिखवा के बाकी कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इट इंक्लूडेड 2 कंपोनेंट्स, इस डॉक्ट्रिन में 2 काम करने थे इंडिया को। पहला कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप, पहला कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप। सेकंड यूनिलेटरल सीज फायर। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट का क्या मतलब था? वही कि हम जाएंगे, उसकी लैंड को कैप्चर करेंगे, उसके साथ बार्गेन करेंगे। यूनिलेटरल सीज फायर का मतलब क्या था कि पहले हम उस पर क्या करेंगे, एक छोटा सा अटैक, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं सीज फायर, नहीं अब नहीं करना पंगा, तो इसको क्या बोला गया? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे
वो लोग बोलते थे कि यार क्या करेंगे हम ये सब करके, छोड़ो पर क्या लैंड कैप्चर करनी है, फिर बार्गेन करना है, क्या पंगे में पड़ रहे हो, नहीं करना यार, हमें नहीं करना। दूसरी चीज़, इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम था। एक तरह से किसी का लैंड कैप्चर कर लेना, इट इज़ अ कॉल्ड ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, मतलब एक तरह से डेक्लेरेशन ऑफ वॉर था कि किसी का लैंड कैप्चर कर लेना। तो इस वजह से भी ये एक फेलियर रहा, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम्स रही कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में। कल हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ बॉर्डर। थैंक यू सो मच। सर इंडिया और